नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भीषण समुद्री तूफान अम्फन आज पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप समूह के बीच समुद्र तट को पार करेगा। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान के लिए 41 टीम तैनात की। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से करीब 4 लाख लोग सुरक्षित निकाले गए। ओडिशा के 12 तटीय जिले हाई अलर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। योजना से लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 39.62% हुई। और रेलवे श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त 1 जून से रोजाना 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी लवलिन निगम। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बना भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन पिछले 6 घंटे के दौरान 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। ये प्रचंड तूफान में बदलकर अब ओडिशा में पारादीप से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। ये तूफान आज शाम तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच समुद्र तट को पार कर सकता है। इसके प्रभाव से अधिकतम 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के पहुंचने की प्रक्रिया आज शाम 4 बजे शुरू होगी। इसके बाद ये कोलकाता के पास उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया है कि अम्फन के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुल 41 राहत और बचाव टीम बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। श्री प्रधान ने बताया कि इसके कारण ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई है। Near Paradeep, where it is in excess of 100 kilometers, but it has not yet picked up in Bhadrak and Balasore, which are supposed to be the impact districts of Orissa, and it is likely that the wind and rain will pick up sometime later in the afternoon. Very late in the afternoon, it probably will hit the West Bengal coast of South 24 Pargana and the island of Kakdweep and Sagar. The worry is, at this point, the possible storm surge, which has been predicted by the IMD. The waters could rise 4 to 6 meters. श्री प्रधान ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए मानवीय सहायता उपलब्ध कराने और राहत गतिविधियों के लिए बल पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अम्फन तूफान के राज्य की ओर बढ़ने के मद्देनजर स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता सहित सभी 7 तटवर्ती जिलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए आपात योजनाएं बनाई गई हैं। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण ओडिशा के 12 तटीय जिले हाई अलर्ट पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा सरकार ने स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। चक्रवात अम्फन के प्रभाव से ओडिशा के तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर रास्ते पर गिरने की खबर है। भद्रक जिले के कापड़ा गांव में इस दौरान चल रही हवा के कारण एक घर की दीवार गिर गई। इसमें दबकर एक बच्चे की मौत होने की शिकायत की जा रही है। कई जगहों पर बिजली सेवा भी ठप हो गई है। अम्फन की वर्तमान स्थिति के बारे में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक HR विश्वास ने कहा, साइक्लोन अम्फन अभी 120 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पारादीप में है। इसका सेंटर 150 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ दीघा का है। इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में हुआ, सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी साइक्लोन का मूवमेंट नॉर्थ ईस्टवर्ड है। ये वेस्ट बंगाल का सुंदरबन का क्लोजली लैंडफॉल करने का चांसेस है आफ्टरनून व इवनिंग आवर्स में। दूसरी ओर ओडिशा सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को चक्रवात आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया है। राज्य सरकार ने लोगों को चक्रवात आश्रय स्थलों में स्थानांतरित होने से पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ ले जाने
जाने की सलाह दी है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। तूफान के झारखंड के कई जिलों में पहुंचने की संभावना है। इन जिलों में प्रशासन ने लोगों को स्थानीय घोषणाओं, संदेशों, वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए सलाह दी है कि वे घर से बाहर न जाएं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग की रांची शाखा तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में लगातार मौसम परामर्श जारी कर रही है। पाकुड़, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और धनबाद सहित झारखंड के कई जिलों में सुपर साइक्लोन अम्फन का असर दिखाई देने लगा है। झारखंड के सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कल देर रात से लगातार बारिश और तेज हवाएं महसूस की जा रही हैं, जबकि राज्य की राजधानी रांची और धनबाद जिले में बारिश और अचानक तापमान में गिरावट सहित मौसम में बदलाव महसूस किया जा सकता है। उपराजधानी दुमका के पश्चिम बंगाल के करीब होने के कारण जिला प्रशासन ने लोगों को अपने घरों में रहने और सीमाओं के करीब जल निकायों और मयूराक्षी नदी से दूर रहने के लिए सलाह जारी की है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे चक्रवाती गतिविधि के दौरान मछली पकड़ने के लिए बाहर न निकले। प्रभावित जिलों में जिला अधिकारियों द्वारा लोगों को सचेत करने और घर के अंदर रहने की सलाह देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय घोषणाएं की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। तूफान के मद्देनजर पूर्वी तट पर राहत उपायों के तहत नौसेना हाई अलर्ट पर है। अधिकतम प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता, लोगों को निकालने और चिकित्सा तथा परिवहन सहायता के लिए नौसेना के जहाज विशाखापत्तनम में तैयार खड़े हैं। इन जहाजों में तैराक, चिकित्सक, हवा वाली रबर नौकाएं और खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, दवाएं तथा कंबल जैसी राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 बचाव और चिकित्सा दल भी तैयार रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आईएनएस डेगा और तमिलनाडु के अराकनोम में आईएनएस राजली राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार हैं। पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी की स्थिति पर नजर रखे हुए है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नौसेना के प्रभारी अधिकारी संबंधित राज्य प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव गतिविधियां बढ़ाई जा सकें। इस बीच बांग्लादेश में अम्फन चक्रवात के प्रभाव से कई तटवर्ती जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। राजधानी ढाका में बादल छाए हुए हैं और कल रात से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मोंगला और पायरा बंदरगाहों में 10 नंबर का खतरे का सिग्नल लगाया है। चटगांव और कॉक्स बाजार बंदरगाहों में 9 नंबर का खतरे का सिग्नल लगाने का निर्देश हुआ है। लोगों को चक्रवात के दौरान घर में ही बने रहने की सलाह दी गई है। कुछ अस्थायी आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। चक्रवात की अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। तटवर्ती जिलों से करीब 14 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 39.62% हो गई है। अब तक 42,298 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,124 लोग ठीक हुए और 5,611 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,750 हो गई है। इस महामारी से अब तक 3,303 लोग की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 140 लोगों की मौत हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,08,121 नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश भर में 25,12,388 लोगों की जांच की जा चुकी है। इस बीच ICMR कोविड-19 वायरस की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को जांच की अनुमति दे रहा है। अब तक 391 सरकारी और 164 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।
बिहार सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए पंचायत और ग्राम स्तर पर क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य में वापस आने वाले श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अब तक 6 लाख श्रमिकों को ब्लॉक स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1579 हो गई है। मृतकों की संख्या 10 हो गई है, जबकि संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 548 है। 1022 संक्रमित लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लद्दाख में कोविड-19 की रोकथाम के लिए करगिल जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन के मानक की निरंतर निगरानी के लिए एक टीम बनाई है, जो जगह जगह औचक निरीक्षण कर रही है। निगरानी टीम अन्य राज्यों से वापस लौटे छात्रों, कामगारों और ईरान सहित अन्य देशों से लौटे लोगों को होम क्वारंटीन की दिन प्रतिदिन निगरानी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में देश के विभिन्न हिस्सों से निवासियों से लौटने के बाद राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14 संक्रमित मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 11 मामले आज कांगड़ा जिले से आए हैं। ये सभी लोग मुंबई से आए थे और इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया था। वहीं दूसरी ओर कुल्लू जिला, जो अब तक ग्रीन जोन में था, वहां भी एक कोरोना संक्रमित मामला सामने आया है। राज्य में अब कोविड पॉजिटिव के कुल मामले 104 हो गए हैं। इनमें से 47 ठीक हुए, जबकि 50 सक्रिय संक्रमित मरीज हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। त्रिपुरा में कल 4 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 173 हो गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के 485 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 4 संक्रमित पाए गए। ये लोग सोमवार को श्रमिक विशेष रेलगाड़ी से चेन्नई से वापस लौटे थे। राज्य में 116 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान सरकार ने श्रमिकों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक विशेष बसें शुरू की हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगले 5 दिन में 23 रेलों के द्वारा श्रमिकों को विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा। सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल बसें भी शुरू की गई है, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व गुजरात के श्रमिकों को भेजा गया है। राज्य में श्रमिकों के आवागमन के बाद कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। आज कोविड-19 के 61 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 7 दिनों में प्रदेश में 1700 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें 900 से ज्यादा लोग प्रवासी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 229 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5465 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 103 मरीजों की मृत्यु हुई है। वहीं अच्छी खबर यह है कि राज्य में अब तक आधे से ज्यादा यानी 2630 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इंदौर जिले में 2637 मामले सामने आए हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। इंदौर के अलावा भोपाल में 1046 मामले हैं, उज्जैन में 362, बुरहानपुर में 194, खंडवा में 186, जबलपुर में 184, खरगोन में 114 और धार जिले में 107 मामले सामने आए हैं। इंदौर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 48 मरीजों की मृत्यु उज्जैन में, 39 की भोपाल में और 11 लोगों की बुरहानपुर में मौत हुई है। पहली बार राजगढ़ और सिंगरौली जिलों से भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे राज्य के कुल 52 जिलों में से 47 जिले अब कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 68 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2407 हो गई है। इनमें से 1639 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान केवल कुरनूल जिले में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और 715 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कल से बसें एक जिले से दूसरे जिले में जाने लगी हैं। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने कल लगभग 1600 बसें चलाईं, जिनमें 53,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। उधर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पिछले 2 दिन के दौरान राज्य से श्रमिकों के लिए 97 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई हैं। 13 अन्य गाड़ियां हुबली और बेंगलुरु से राजस्थान, बिहार और अन्य उत्तरी राज्यों के लिए चलाई जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 170 यात्रियों को लेकर मस्कट से आने वाला एक विशेष विमान भी बेंगलुरु होते हुए आज मंगलुरु पहुंचेगा।
लॉकडाउन नियम कम करने के बाद बेंगलुरु में वाहन संचार सामान्य होते जा रहा है। दुकानें खुली हैं और नगर बस सेवा संस्था BMTC बसों की सेवा प्रदान कर रही है। कारखाने 50% काम कर रहे हैं। 2 महीने के बाद पार्क खोले जाने की वजह से लोगों की लंबी कतार नजर आई है। कोरोना वायरस के रोकथाम में लगे सरकारी विभाग अब कंटेनमेंट जोन की तरफ अपना ध्यान एकाग्रित कर रहे हैं। राज्य में लगभग 126 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां आर्थिक गतिविधियों पर और वाहन संचार पर प्रतिबंध है। जोन्स के बाहर स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुनी करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण कर उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें, ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता विशेष रेलगाड़ियों के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञों से जानकारी ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। ये कार्यक्रम आज शाम 7:10 से सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भीषण समुद्री तूफान अम्फन आज पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप समूह के बीच समुद्र तट को पार करेगा। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान के लिए 41 टीमें तैनात की। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 तटीय जिले हाई अलर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। योजना से लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 39.62% हुई। और रेलवे श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त 1 जून से रोजाना 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में रह रहे 1000 से अधिक भारतीयों को लेकर 9 उड़ानें आज केरल पहुंच रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 6 खाड़ी क्षेत्र से और एक लंदन, फिलीपींस और रूस से आएंगी। लंदन से भारतीयों को लेकर एक उड़ान आज सुबह कोच्चि पहुंची। यात्रियों की चिकित्सा जांच के बाद उन्हें क्वारंटीन केंद्र भेज दिया गया। एक उड़ान मनीला और दूसरी दुबई से आज शाम तक कोच्चि पहुंचेगी। कुवैत से 166 यात्रियों को और रूस से 106 यात्रियों को लेकर आने वाली उड़ान आज रात तक तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। रियाद और मस्कट से 2 उड़ानें आज कन्नूर पहुंचेंगी। सलाला और मस्कट से आने वाली 2 अन्य उड़ानें कोड़िकोड पहुंचेंगी। इस बीच राज्य में लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई छूट के तहत आज से अंतर जिला बस सेवा शुरू हो गई है। इसी तरह जलमार्ग से अंतर जिला यातायात को भी आज से खोल दिया गया है। इस बीच राज्य में 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षाओं की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अनुपम मिश्र। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नेपाल में फंसे 165 भारतीयों को पहली उड़ान से आज वापस लाया गया। एयर इंडिया का विशेष विमान काठमांडू से दिल्ली पहुंच गया है। हवाई अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें विमान में बैठने की अनुमति दी गई। इनमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अधिकांश यात्री दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 1972 भारतीय मुंबई वापस आए हैं। इनमें से 822 मुंबई के, 1025 महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के और 125 दूसरे राज्यों के हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन लोगों को 10 देशों से 13 उड़ानों के जरिए मुंबई लाया गया। मुंबई में लंदन से अब तक 653 लोग, सिंगापुर से 243,
मनीला से 150, सैन फ्रांसिस्को से 107, ढाका से 107, न्यूयॉर्क से 208, कुआलालंपुर से 201, शिकागो से 195, कुवैत से 12, इथियोपिया से 78, काबुल से 12 और ओमान से 16 लोग भारत लौट चुके हैं। स्थानिक लोगों को मुंबई के होटलों में क्वारंटीन किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों और राज्यों के लोगों को उनके स्थानों पर भेजने के लिए प्रशासन व्यवस्था कर रही है। ऐसे राज्य जो इन यात्रियों को वापस आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, उन्हें भी मुंबई के होटलों में क्वारंटीन किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि राज्य पुलिस में अब तक कोविड-19 मामलों की संख्या 1388 हो गई है, जिनमें 948 सक्रिय मामले हैं। 428 मरीजों को अब तक अस्पताल से घर भेजा जा चुका है और 12 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर अब 33,158 हो गई है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में 27 और उड़ानें भी विभिन्न देशों से मुंबई पहुंचेंगी। विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों के बारे में श्रोताओं को सही जानकारी देने के प्रयास में हम इस खंड में आपको असलियत की जानकारी देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक संदेश प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें एक महिला एक छोटे बच्चे को साथ लेकर रेल के डिब्बों में यात्रा करती दिखाई गई है। इसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया है कि महिला प्रवासी है और अपने घर वापस जाने का प्रयास कर रही है। एक ट्वीट संदेश में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने चित्र की पड़ताल कर बताया है कि ये चित्र वर्ष 2016 का बांग्लादेश का है, न कि भारत का। गुजरात सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है कि कोविड-19 के इलाज में कम कीमत वाले धमन 1 वेंटिलेटर का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम लागत के इन वेंटिलेटरों का विनिर्माण वैश्विक मानकों के अनुरूप किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव जयंती रवि ने बताया कि सरकारी मान्यता प्राप्त EQDC प्रयोगशाला ने इसे सुरक्षित बताया है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दिल्ली और नोएडा के बीच वाहनों की आवाजाही के लिए लागू मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच यातायात प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद काम शुरू होने पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शिव शारनेरा लिंक रोड पर अरुण कोतवाल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने काम फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन और सरकार को धन्यवाद दिया है। जो काम जो खोला हुआ है, तो इससे यहाँ के लड़के हैं या बाहर के जो भी काम कर रहे हैं तो उनको रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे आके अपना काम चल रहा है बहुत अच्छे से। हम भी दिहाड़ी मजदूर, हमें काम छोड़ के यहाँ पे अभी बंद है सब कुछ, अपने गांव में अब रोजगार कमा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि काम दिया हमें यहाँ पर बहुत अच्छे। ये सारे हमारे बेरोजगार लड़के हैं, अच्छे हमारे। पहले बहुत ही खास था, बुरी हालात थी यहाँ पर, गाड़ी या 2 व्हीलर भी नहीं आती थी अच्छी तरीके से, बहुत ही खड्डे थे, बहुत अब अच्छे बन रहे, बहुत ही अच्छे है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टरों की सलाह के बिना हाइड्रोक्लोरोक्विन या एंटी मलेरिया जैसी दवा न लेने की सलाह दी है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. एम्स के ही वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जसिंता गुंजियाल ने संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दिशा निर्देशों और एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह किया है। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने अपने घर पे ही हैं। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन हम सबको मिलकर
इस वायरस से लड़ना है। हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे आर्म फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, जितने लोग जो इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम सब लोग उस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलभ होना है। उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजीकरण अपने निवास स्थान पर कराया हो, लेकिन वे काम करने के लिए देश के अन्य भागों में चले गए हों। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 19 महीने के भीतर 1 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए ये सबसे बड़ी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 31 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। यहाँ तापमान 27 डिग्री से 37 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मौसम के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। क्षेत्र में आसमान साफ रहेगा। शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। यहाँ तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं तन्वी तनीजा। नारियल की जटा से तैयार किए गए कॉयल जियो टेक्सटाइल को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के उपयुक्त पाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण ढांचागत विकास एजेंसी के अनुसार इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कों के लिए किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि इस योजना के तहत बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कों के 5% हिस्से में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के 7 राज्यों में लगभग 1600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कॉयल जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के टेक्सटाइल का प्रयोग होगा। केंद्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 12 की जगह 10% लेने की अधिसूचना जारी की है। ये निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान दर कम करने की घोषणा की थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बारे में अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण समुद्री तूफान अम्फन आज पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप समूह के बीच समुद्र तट को पार करेगा। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान के लिए 41 टीम तैनात की। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से करीब 4 लाख लोग सुरक्षित निकाले गए। ओडिशा के 12 तटीय जिले हाई अलर्ट पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। योजना से लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 39.62% हुई। और रेलवे श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की अतिरिक्त 1 जून से रोजाना 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।